नमस्कार प्यार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यार साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं आज का। प्यार साथियों, आज का जो हमारा क्लास है वह है जैन साहित्य या रास साहित्य पर आधारित। प्यारे साथियों, हम इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं, विद्वानों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों और साथ साथ जो प्रमुख विद्वान होंगे उनको पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले शालिभद्र सूर्य जी को पढ़ेंगे। चलिए हम समझते हैं कि आखिर जैन साहित्य या रास साहित्य क्या है। जैन साहित्य या रास साहित्य क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसी को हम जैन साहित्य या रास साहित्य के नाम से जानते हैं। बात कब की जा रही है? 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जो जैन कवि थे वह अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, जिस साहित्य की रचना किए, जो भी रचनाएं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, जो भी रचनाएं दी गई, उन्हीं रचनाओं को आगे चलकर किस नाम से जाना जाने लगा? जैन साहित्य, या उसी को कह सकते हैं रास साहित्य। ठीक है, समझ गए? तो जो जैन कवि थे वो अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए ही साहित्य की रचना किया करते थे, वही आगे चलकर जैन साहित्य या रास साहित्य के नाम से विख्यात हुआ। रास पद रचना की एक शैली है जिसमें नृत्य एवं गायन की प्रधानता देखने को मिलती है। तो रास पद एक रचना की शैली मानी गई जिसमें बताया गया कि इसमें जो है नृत्य और गायन की प्रधानता है। जैन साहित्य की विशेषताएं क्या हैं? रास साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। अभी हमने आपको बताया कि जो जैन कवि हैं इन्होंने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार करने के लिए रचनाएं किया करते थे, साहित्यिक रचनाएं किया करते थे। वही रचनाएं आगे चलकर जैन साहित्य या रास साहित्य के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें क्या बताया गया? इसकी विशेषता में रास साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। सही है। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। रास साहित्य का जो मुख्य स्रोत बताया गया क्या? जैन पुराण बताया गया। इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिणी भारत में हुई है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो रास साहित्य मुख्य रूप से 3 शैलियों में रचित है। रास साहित्य मुख्य रूप से 3 शैलियों में रचित है। पहली शैली क्या है? चरित शैली। चरित शैली, इसमें प्यारे साथियों बताया गया कि जो जैन तीर्थकर जो जैन तीर्थकर थे उनके चरित्रों का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? चरित शैली में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब फागु शैली है, दूसरा फागु शैली है। इसमें स्तुति परक का वर्णन देखने को मिलता है। जो स्तुतिक पद हुआ करते थे उसको देखने को मिलता है। स्तुति परक पदों को रखा गया। ठीक है। अब आचार शैली क्या है? इसमें उपदेश और आचरण के संबंधों को बताया गया। आचार शैली में उपदेश और आचरण
आचरण संबंधी जो पद थे इसमें बताया गया। किसमें? आचार शैली में। तो रास साहित्य मुख्य 3 शैलियों से रचित है, जिसमें से पहली शैली की हमने बात की चरित्र शैली। चरित्र शैली में हमने आपको बताया कि जो जैन तीर्थकर हुए उनके चरित्र का वर्णन इसी में देखने को मिलता है। फागु शैली, इसमें स्तुति परक पदों का वर्णन मिलता है। आचार शैली, इसमें उपदेश और आचरण संबंधी पदों को देखने को हम पाते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो यह साहित्य उपदेश प्रधान है। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप बनाकर तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था। इस साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों, वो धर्मों का प्रचार करना था। यह अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए साहित्य की रचना किया करते थे। और निश्चित रूप से देखिए, किसी भी देश काल या उसके वातावरण के बारे में अगर जाना जाए तो सबसे पहले आप उसके साहित्य को उठाकर देखिए, और जैसे ही उसके साहित्य को उठाकर देखेंगे तो सारी चीज़ें परिलक्षित होंगी। वहाँ पर वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि उस समय का जो है वातावरण कैसा था, वहाँ की जनता किस प्रकार, किस सभ्यता में, किस समाज में जी रही थी। ठीक है। तो ये साहित्य ही है जिससे वहाँ के वातावरण की चीज़ों का पता चलता है। नहीं तो हमें क्या पता कि जो है कई वर्षों पहले क्या हुआ था। तो साहित्यों की रचना इसलिए होती है। तो यह जो जैन कवि थे अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य की रचना किया करते थे। यही बात यहाँ पर कही गई है। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। ये जो लाइन है प्यारे साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। यह आजकल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर हम आगे बात करें तो इस साहित्य के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। मुख्य रूप से कहा जाए तो इस साहित्य में प्रबंधात्मक जो है काव्य रचित हुए हैं। शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। यह है आपके लिए महत्वपूर्ण। शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा हुआ है। प्रधान रस के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों इसमें शांत रस है। इसमें शांत रस है। किसमें? रास साहित्य में या जैन साहित्य में। रास साहित्य के संबंध में कुछ विशेष तथ्य हैं। आइए उन तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना रिपु दारण रास है। रिपु दारण रास है। संस्कृत में रास परंपरा की जो प्रथम रचना मानी गई है वह रिपु दारण रास मानी गई है। अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना उपदेश रसायन रास मानी गई है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अपभ्रंश में रास परंपरा की द्वितीय रचना मतलब दूसरी रचना संदेश रासक है। क्या है? संदेश रासक है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव चरित रास है। हिंदी में रास परंपरा का जो पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया पंच पांडव चरित रास माना गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ आलोचक आ रहे हैं
और कुछ नहीं, केवल हजारी प्रसाद यहाँ पर मिल रहे हैं। और जब भी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, डॉक्टर बच्चन सिंह आ गए, नामवर सिंह आ गए, ठीक है, ऐसे कुछ विशेष विद्वान होंगे जो प्रत्येक काल में अपने महत्वपूर्ण कथन कहे हुए हैं। उन कथनों को आपको हमें कहने की आवश्यकता न पड़े, उन कथनों को आप तैयार कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके माध्यम से तत्कालीन साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय। यह कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि जो जैन साहित्य में जो जैन कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाएं रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उनमें हम किसी भी प्रकार का संदेह जो है नहीं कर सकते हैं। उनकी रचनाएं समाज में एक नया प्रकाश लेकर आती हैं, समाज को एक सही दिशा दिखाती हैं। चूँकि यह धर्म को लेकर था कि जो जैन कवि थे अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने साहित्य की रचना की, सभी करते हैं, और उनके धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि आप अगर उनका अनुसरण करते हैं तो आपका जो समाज होगा, जो वातावरण होगा, वो बहुत ही अनुकूल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरी इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला बात बताते हैं, जो पूरा साहित्य है, संपूर्ण साहित्य है, वह मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरी इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। ये भी कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हमें मिलते हैं कौन, जैन या राष्ट्र साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। और इनमें सबसे पहले कौन मिलते हैं बताइए। ये तो है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो सबसे पहले मिलते हैं शालिभद्र सूर्य जी। शालिभद्र सूर्य जी, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ रचनाओं की वजह से जो विद्वान हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो पहचाने जाते हैं, और कुछ में वो अपने नामों के द्वारा पहचाने जाते हैं। कई रचनाएं ऐसी होंगी कि उन रचनाओं का नाम, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये सभी सुने हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अधिकतम संभावनाएं ये होती हैं कि चंद बरदाई के बारे में न जानते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलता है कि उनसे उन लेखक जो हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे ही नाम रखेंगे तुरंत जो है प्रतिबिंब छपेगा किनका, उस लेखक का। चलिए अब भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार अभी हमने आपको बताया कौन, शालिभद्र सूर्य जी हैं। शालिभद्र सूर्य जी हैं। अगर इसके समय के बारे में बात करें तो इसका जो समय है वह 1184 ईस्वी माना गया है। 1184 ईस्वी माना गया है। और इसमें इसके काव्य रूप की बात करें तो अभी हमने पीछे बताया क्या है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। और कुल छंदों की बात करें तो इसमें कुल छंद 205 छंद है। और प्रधान रस की बात करें तो इसमें वीर रस है, इसमें श्रृंगार रस है, और इसी में शांत रस भी है। इन तीनों रसों का वर्णन देखने को मिलता है। तो वीर रस, उसके बाद वीर रस के बाद श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस, और क्या आपको मिलेगा, शांत रस, शांत रस। ठीक है ना। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन, शालिभद्र सूरि। रचनाकाल इसका जो समय माना गया 1184 माना गया। काव्य रूप की बात करें तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ठीक है। और इसमें अगर हम आगे बात करें, कुल छंद 205 है। और प्रधान रस के बारे में बात करें तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस और क्या है, शांत रस है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके कथानक के बारे में बात करें तो देखिएगा, भरतेश्वर जो अयोध्या का शासक था और बाहुबली जो तक्षशिला का शासक था, इनके मध्य जो है राजसत्ता को लेकर इनके संघर्षों का जो है चित्रण किया गया है। इन्होंने अपने राजसत्ता को लेकर कैसे संघर्ष किया, इन दोनों के मध्य भरतेश्वर और बाहुबली। ठीक है ना। इसलिए आप रचना भी देखेंगे, भरतेश्वर बाहुबली रास। बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्हें क्या दिखाया गया कि ये अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। किसको अपनाने के बाद, जैन धर्म को। तो जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास में यही दर्शाया गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं एक किनारे से सारे तथ्यों को बता रहा हूँ, सारे फैक्ट्स को बता रहा हूँ। यहाँ पर ये भी बताते चल रहा हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसको विशेष रूप से देखिए। ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।